नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा के इंट्रोडक्शन टू चैप्टर्स सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक, यानी कि द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से लेके तो 1947 तक के पूरे इतिहास का एक ओवरव्यू लेंगे और इसको हम चैप्टर वाइज करेंगे। और चैप्टर वाइज करने की वजह से आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपकी उसमें रुचि भी बनी रहेगी और आपको इतिहास अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इन वीडियोस को आप एंड तक जरूर देखिए। तो इस पहले भाग में हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स की चर्चा करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से चैप्टर नंबर 4 तक इतिहास आगे बढ़ा है। और जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है वो है चैप्टर नंबर 1 द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, चैप्टर नंबर 2 द इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन 18th सेंचुरी, चैप्टर नंबर 3 यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 4 द स्ट्रक्चर ऑफ government and economic policies of the British Empire in India from 1757 to 1857। तो इन 4 चैप्टर्स का हम इसमें एक जायजा लेंगे और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये आपको ये चैप्टर्स पढ़ते समय और भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, ये सारी ही वीडियो थोड़ी लंबी रहेंगी क्योंकि इसमें हम पूरे इतिहास का एक जायजा लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So, history of modern India by Bipin Chandra. So, we will do the introduction to all the chapters first, and then we will start chapters one by one. तो इसमें जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, और इसमें एक ही सब टॉपिक है, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जो हुआ उसके रीजन सबसे पहले तो ये थे कि जो औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब ने जो पॉलिसीज वगैरह अपनाई थी। नाउ सी औरंगजेब वाज अ वेरी shrewd politician. In fact, he was the shrewdest. Okay, you can't say cruelest. He was not cruel. To some extent, you can say because he had an intolerant policy towards Hindus. तो उसने कुछ उसके रीन में कुछ टेम्पल डिस्ट्रक्शंस वगैरह भी हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये समझना गलत है कि उसने सारे टेम्पल्स तोड़े, ऐसा भी नहीं। फ्यू ऑफ देम वर डिस्ट्रॉयड। और उसमें औरंगजेब के टाइम पे उसने कई सारे जो उसकी जो बेसिक पॉलिसी ये थी टू सबऑर्डिनेट एवरीवन, ओके, टू रूल बाय हिमसेल्फ। ओके, ही वाज सपोज्ड टू बी द एम्परर। तो ये एम्परर और इस टाइप का उसने एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया था। तो नाउ ही डाइड एट द एज ऑफ 103 आई थिंक, एंड टिल हिज डेथ द एंटायर एम्पायर वाज अंडर हिज फर्म कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो पूरा एम्पायर उसके फर्म कंट्रोल में था, ये उसने ऐसे ही नहीं किया। वो उसके लिए बहुत मेहनत करता था, सुबह 5 बजे उठता था और रात तक काम करता था। ऐसा नहीं कि वो ऐशो आराम जो करेगा वो कभी इतना बड़ा एम्पायर इतने सालों के लिए 50 साल उसने रूल किया। 50 साल नहीं कर सकता, उसको कोई भी हटा देगा वहां से। तुम जहां भी हो, तुम्हारे कोर्ट में या तुम्हारे रिश्तेदारों में या तुम्हारे भाइयों में इतने लोग बैठे होते तुमको वहां से फेंकने के लिए। उसने खुद भी तो यही किया। खुद भी तो उसने अपने भाइयों को ही हटा के मरवा के गद्दी पे बैठा ना। वो तो लाइन में था भी नहीं। शाहजहां का जो फर्स्ट प्रेफरेंस था टू बिकम द एम्परर ऑफ इंडिया वाज हिज एल्डेस्ट सन दारा शिकोह। और इनफैक्ट दारा शिकोह वो एक फिलोसोफर टाइप का था, वो ज्यादा उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं था। उसने जो शालीमार बाग वगैरह उधर कश्मीर श्रीनगर में बनाए थे, वो अभी भी है। तो वो ही वॉज नॉट दैट कीन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और रूलिंग द कंट्री, लेकिन फिर भी उसको तक मरवा दिया उसने, औरंगजेब ने। अपने कई भाइयों की हत्या करवा के वो फाइनली गद्दी में बैठा। एंड व्हेन ही बिकेम एम्परर, ही वाज ऑलरेडी इन हिज लेट 50s और अर्ली 50s। उसके बाद 50 साल उसने राज किया। तो उसने जो राज किया उसमें उसने कई सारी इंटॉलरेंट पॉलिसीज अपनाई। और उसका एक मराठा के साथ शिवाजी, और इनके साथ एक शिवाजी का अलग से इतिहास हमको करना है, वो अलग चैप्टर्स में। तो वो सब उसने जो अपनाया, वो दैट वाज दैट बेसिकली रेड द हेवॉक फॉर हिज सक्सेसर्स। तो अब इसकी डेथ के बाद क्या हुआ, ये सारे जो नोबल्स और ये सब थे, ये कई लोग कई जो पेरिफेरल, देखो जब भी कोई एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है तो होता क्या है कि जैसे एम्पायर का एक ह्यूज साइज है, उसके जो पेरिफेरल एरियाज है वहां के लोग अपना, वहां के जो नोबल्स या उसके गवर्नर्स वगैरह रहते हैं, वो लोग अपना इंडिपेंडेंस घोषित करना शुरू कर देते धीरे धीरे। और फिर वो धीरे धीरे एम्पायर छोटा होते 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 मतलब
1803 में, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1857 जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तब नहीं, 1803 में ही दिल्ली पे ब्रिटिश का कब्जा हो चुका था। ओके। और 1803 में जो ब्र- मुगल एम्पायर था वो कितना था पता है क्या? इट वाज ओनली कन्फाइंड टू अ फ्यू किलोमीटर्स अराउंड द रेड फोर्ट। ओके। उतना ही उनका राज था। मैं बताऊं, एक माइटी मुगल एम्पायर जिसने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया, वो श्रिंक होते होते कितना हो गया। ओके। और उसके बाद के जितने भी एम्परर्स हुए, लास्ट बीइंग बहादुर शाह जफर, वो सारे ये थे, पेंशनर्स थे। देवर पेंशनर्स ऑफ ब्रिटिश। वो नेम सेक के लिए एक सिंबॉलिक एम्पायर था। उनके पास कोई पावर्स नहीं थी, ना सब पावर थी, ना उनके पास कोई एरिया अंडर कंट्रोल था, ना आर्मी थी, ना कुछ नहीं था। ओके। तो ये इतना ह्यूज एम्पायर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, उसके कॉजेस एक्चुअली आपको इस चैप्टर में करने हैं। नाउ वी वोंट बी डिस्कसिंग द एंटायर चैप्टर और ऑल द कॉजेस राइट नाउ, राइट नाउ डूइंग सम ब्रीफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन दिस बुक। ओके। तो इसका जो सेकंड चैप्टर है, द इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। तो अब इसमें उन्होंने पहले डीके ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में बताया, वो कैसे जो अब पहले हुआ था, पहले के चैप्टर में था, उसी का थोड़ा सा रिपीटेशन इसमें, हाउ इट ग्रेजुअली डिकेड। हैदराबाद एंड द कार्नेटिक, बंगाल एंड अवध, ये और भी प्रिंसिपैलिटीज उभर के आई थी। सिंस ब्रिटिश वर इन पिक्चर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1757 एंड 1768 फोर। तो ये जो कुछ ये पीरियड जो था मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी, तो उसमें उसमें जो ये बंगाल पे जब उनका कब्जा हुआ, तो तब से ब्रिटिश वाज ऑलवेज फॉर्मिडेबल फोर्स। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। वो एक सुपेरियर मिलिट्री पावर थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, टेक्नोलॉजी। ओके। इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, यानी वो वहां पे इंडस्ट्रियल, ब्रिटेन में और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से वहां का एक थॉट प्रोसेस ही रैशनल वे में था, वो एक एनलाइटेंड सोसाइटी बनती जा रही थी। तो वो उसका रिफ्लेक्शन हर इसमें आएगा, आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स में आएगा, आपकी टेक्नोलॉजी में आएगा, आपके आर्ट लिटरेचर कल्चर सब चीज में आएगा। सो दिस, तो कंपेयर टू ब्रिटिश, रेस्ट ऑफ द अदर फोर्सेस इन इंडिया, वो सारे के सारे प्रिमिटिव लेवल पे थे, वो आपस में एक दूसरे के कंपेरेबल थे, लेकिन यहाँ ब्रिटिश के सामने वो कुछ नहीं थे ना। ब्रिटिश का मेन एम क्या था कि उनको अपना एम्पायर एक्सपैंड करना। तो हर बार वो किसी, अब वो सपोज सपोज उनको मराठास के साथ लड़ना है, तो मराठास के एनिमीज सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं है, उनके दूसरे भी एनिमीज, उधर इधर साउथ साइड में उनके निजाम एनिमी है, इधर हैदराबाद में इनके ये हैदर अली टीपू सुल्तान टाइप के एनिमीज है, नॉर्थ में उनके दूसरे, और प्लस ब्रिटिश भी है। हर के साथ कोई ना कोई एनिमी रहता था उनका बॉर्डरिंग वाला, और ब्रिटिश एक कॉमन एनिमी रहता था हर एक केस में। ओके। तो हैदराबाद में ये था। अब कार्नेटिक ये जो एरिया है, कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, कार्नेटिक मतलब कर्नाटक। कर्नाटक नहीं है कार्नेटिक। कार्नेटिक इज बेसिकली द प्रेजेंट डे तमिलनाडु एरिया। ओके। और यहाँ पर कुछ वॉर्स हुए थे, दो वॉर्स, विच आर फेमसली नोन एज द कार्नेटिक वॉर्स। तो ये जो कार्नेटिक वॉर्स थे, ये देवर नॉट फॉट बिटवीन एनी इंडियन ruler and British. They were fought between two European powers, that is फ्रांस एंड ब्रिटेन। ठीक है। सो कार्नेटिक वॉर्स जो हुए थे, वो फ्रेंच और ब्रिटिश में जो आपस में वॉर्स हुए थे, जिसमें फाइनली फ्रेंच हैड टू सफर सीवियर रिवर्सेस एंड ब्रिटिश फाइनली प्रिवेल्ड। और फिर उनके कुछ कनाडा में भी इंटरेस्ट थे ब्रिटिश और फ्रांस के, तो उनकी ट्रीटी एक हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई, फ्रांस में। उसमें उन्होंने फाइनली ये किया था कि हम लोग इधर के अपने इंटरेस्ट छोड़ देंगे, ब्रिटेन ने और कहीं जहाँ पे फ्रांस के साथ उनके वो वहां पे छोड़ेंगे। इस टाइप का उनका कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ था। नाउ पॉइंट इज, इजंट इट अमेजिंग दैट इंडिया में कौन रूल करेगा उतने पार्ट पे, इसकी ट्रीटी यूरोप में साइन हो रही है, बिल्कुल आपस में कर रहे हैं, इंडियंस क्या कर रहे थे पता नहीं। ओके। तो खैर, अब यहाँ पे जब ये हुआ था कार्नेटिक वॉर्स के बाद, उनका मेजर ऑक्यूपेशन है ना, जिसको हम बोलेंगे ना मेन कंट्रोल, जहां से उनका एक्चुअली एम्पायर शुरू हुआ, दैट वाज ये थ्रू बंगाल। ओके।
तो बैटल ऑफ प्लासी में फाइनली वहां के जो उस समय के रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स थे, दे वर ऑफ कोर्स फ्यूडेटरीज ऑफ द अर्स्टवाइल मुगल एम्पायर। और उन्होंने उनके साथ, ब्रिटिश के साथ जो भी उनकी लड़ाइयाँ हुई, उसमें जो ट्रेचरीज हुई, और हाउ डिप्लोमेटिकली एंड बाय ऑल मीन्स ब्रिटिश फाइनली प्रिवेल्ड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो आर्मी वाइज काफी पीछे थे, बट उन्होंने सब हथकंडे अपनाए उसमें, साम दाम दंड भेद जिसको बोलते हैं आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, इंडिया में जैसे चुनाव जीतने के लिए जो किया जाता है ना, हर चीज चाहे कुछ भी होगा, चुनाव जीतना है किसी तरह से, उस समय वॉर जीतना है, उसके लिए जो भी करना पड़ा। उन्होंने कई सारे इसको तो ब्राइब करके रखा था, फाइनली जो उनके अगेंस्ट जिन्होंने लड़ना था वो अपनी फौज लेके खड़े थे, और सिर्फ वॉर जैसे होता है ना, कोई स्पेक्टेटर सर्कस देखने आया है या गेम देखने आया है, वो बस अपने आर्मी के साथ खड़े थे, उनको खूब पैसे खिला के रखे थे, उनको कुछ नहीं करना। तो कोई भी जो वॉर्स अभी, जैसे हम ब्रिटिश के वॉर्स हम देखेंगे, उसमें हर वॉर में तुम देखोगे कि ब्रिटिश की कितनी कम फौज ने कितने ह्यूज बड़ी बड़ी आर्मीज को खत्म किया। अब जैसे एक फेमस अभी जो पीछे काफी कंट्रोवर्सी थी जिसपे हुई थी, भीमा कोरेगांव का जो बैटल था। भीमा कोरेगांव पता है, पूना के पास एक जगह है। तो वहां पे पेशवाज के अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश का रूल ये था, उसमें 500 लोग, 500 की फौज ने 25,000 की सेना को खदेड़ के रख दिया। ओके। तो हर जगह इनके इनकी आर्मी बहुत कम रहती थी, फिर भी तो उसका उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। इनफैक्ट उनके कई सारे ऑथर्स ने और उनके मिलिट्री जनरल्स ने और इन जनरल भी कई लोगों ने इस बात को क्रॉनिकल किया है, यानी इस बात को लिखा है कि इंडिया में जो आर्मीज थी रूलर्स की, उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं था, उनकी कोई रेगुलर ट्रेनिंग नहीं, कोई ड्रिल नहीं, है ना। वो जो दिखा उसको आर्मी में भर्ती करते जा रहे हैं। ऐसी फौज को, बड़ी फौज का क्या करना है, तुम्हारे पास ट्रेंड फौज होनी चाहिए। और ये एक तो ट्रेंड फौज नहीं, ऊपर से वेपन्स भी तुम्हारे, यहाँ तुम तलवार भाले से लड़ रहे हो, वहां पे उनके पास मॉडर्न कैनन्स है, गन्स है। ओके, सो यू आर नो मैच, प्लस अ हाईली डिसिप्लिन्ड आर्मी। ओके, रूल बाउंड एंड बाय ऑल मीन्स सुपीरियर आर्मी। तो इस वजह से वो हर वॉर जीतते थे। और प्लस उनके डिप्लोमेटिक स्किल्स और ये सब जो थे वो अलग, वो हम धीरे धीरे यही जो चैप्टर्स हम करेंगे इसमें आपको पता चलेगा। तो अ, बंगाल था, देन अवध। तो अवध जो आज के डेट में प्रेजेंट डे यूपी में आता है वो एरिया, तो बंगाल के जस्ट ऊपर अवध, मतलब उसमें बिहार का भी उस समय का कुछ एरिया था। तो अवध फाइनली उसका एनेक्सेशन, उसका वो तो डलहौजी के टाइम पे बाद में हुआ, दैट इट वाज फाइनली एनेक्स्ड। लेकिन उससे उस वो अपने कंट्रोल में जो आया था उनके, वो दैट वाज थ्रू बैटल ऑफ बक्सर। तो अवध और ये सब होने के बाद, ये जो पूरा गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया है, इन पे इनका सब्सटैंशियल कंट्रोल आ गया था ब्रिटिश का। ओके। ओके। तो ओके, मैसूर। तो एक्चुअली सॉरी, इट वाज मैसूर इन विच दिस हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर देयर। हैदराबाद में निजाम्स थे, हैदराबाद में जो थे वो निजाम थे। तो ये निजाम्स का जो एक पूरी कहानी है इसमें, जब इनको किसको कहाँ रखना है, इसमें फ्रेंच इंटरेस्ट भी थे, इसमें ब्रिटिश इंटरेस्ट भी थे। ओके। तो ब्रिटिश और फ्रेंच प्लस निजाम, इनकी एक अलग ही टाइप की ट्रायोलॉजी टाइप बन के आ रही थी। और बट नेवरदलेस इवेंचुअली हैदराबाद जो ये थे अंडर निजाम्स, दे वर दे बिकेम allies ऑफ ब्रिटिश एंड दे रिमेन्ड सो टिल इंडिपेंडेंस। यानी हैदराबाद का जो निजाम था, इनफैक्ट इंडिया जब इंडिपेंडेंट भी हुआ था तब भी उसको इंडिया में नहीं आना था, उसको पाकिस्तान में ज्वाइन होना था। उसको बाय मिलिट्री एक्शन हैदराबाद को बेसिक इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट्स को एक चॉइस दिया था कि तुम या तो इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में जाओ या इंडिपेंडेंट रहो, ये तुम्हारी मर्जी। तो ऐसे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, चार पांच को छोड़ के, सबने ये रियलाइज कर लिया था कि उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। सो दे आइदर मर्ज देमसेल्व्स विद इंडिया और पाकिस्तान। यानी ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के एरिया में प्रिंसली स्टेट आया वो पाकिस्तान में चला गया, जो इंडिया में आया वो इंडिया में। लेकिन कुछ का कहना था कि हम अपना रहेंगे। अब जैसे इसको निजाम को रहना था कहाँ पे, पाकिस्तान जाना था। वहां पर जो कश्मीर का ये था उसको इंडिपेंडेंट रहना था।
ओके, अब कश्मीर और हैदराबाद दोनों में यूनिक सिचुएशंस भी थी। जैसे कि कश्मीर का प्रिंसली रूलर जो था वो हिंदू था, मेजोरिटी पॉपुलेशन वाज मुस्लिम। यहाँ पे रूलर मुस्लिम था, मेजोरिटी पॉपुलेशन वाज हिंदू इन हैदराबाद। तो इट वाज नॉट पॉसिबल। तो खैर इसको तो मिलिट्री एक्शन से लिया, और फिर बाद में कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर लिया था, बिकॉज इन्फिल्ट्रेशन वाज डन बाय पाकिस्तान टू कैप्चर कश्मीर। यार वो एक अलग स्टोरी है, उसको हम अलग कभी इसमें कवर करेंगे। सो नाउ विल कन्फाइन आवरसेल्फ टू दिस। फिर सिमिलरली डीप डाउन द साउथ केरला में भी एक रूलिंग डायनेस्टी थी, वर्मा करके। तो उन उन लोगों ने भी उनके साथ इनकी क्या ट्रीटीज हुई, उनके डच के साथ क्या रिलेशन थे, फ्रेंच ब्रिटिश, और धीरे धीरे वो भी ब्रिटिश के इसमें चला गया। देन अनदर इज द बंगश पठान्स एंड रोहिल्लास। तो इस ये इधर थे रोहिल्ला, नॉर्थ, और ये जो यूपी टाइप का एरिया है वहां पे उनके बारे में जानना है। देन द rise and fall of the Sikhs and the rise and fall of Maratha power. Now, these were two formidable powers again. In fact, the last to be annexed, Punjab was finally annexed in 1840s. Okay, or with that, the British Empire became pan India. वरना अगर, और पंजाब यानी तुम, वो जो पंजाब है वो आज का पंजाब नहीं है यार। आज का जो पंजाब है इंडिया में वो प्लस हरियाणा प्लस मेजर, वैसे भी पार्टीशन के बाद मेजर पार्ट ऑफ पंजाब एंड इन पाकिस्तान। ओके, तो ये जो पाकिस्तान साइड का पंजाब है वो वो भी उसमें था। तो दैट वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर के अंडर में जब तक था, दैट वाज महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, तो अपने महाराजा रंजीत सिंह और राइज एंड फॉल ऑफ सिंह एम्पायर पे ब्लॉग्स भी है, उसको जरूर पढ़ लेना। तो जब फाइनली पंजाब अनेक्स हुआ तो ब्रिटिश रूल पैन इंडिया बन गया। फिर एक तरफ इधर एक राइजिंग पावर जो थी, दैट वाज द मराठास। हाँ, तो एक जो राइजिंग पावर थी, दैट वाज द मराठास, द मराठा पावर। तो एक्चुअली कई लोगों को ये लगता है कि ब्रिटिश ने जो इंडिया पे सत्ता हथियाई वो मुगल्स पे ली। एक्चुअली ब्रिटिश रेस्टेड इंडिया नॉट फ्रॉम मुगल्स बट फ्रॉम मराठास। ओके, तो मराठास में एक और चीज तुमको ध्यान में ये रखनी कि मराठा एम्पायर डिड नॉट गो अंडर शिवाजी। मराठा एम्पायर जो, जब शिवाजी महाराज थे तब वो महाराष्ट्र और डेक्कन एरिया में ही कन्फाइंड था। द रियल मराठा एम्पायर ग्रू अंडर द पेशवास। ओके, तो मराठा एम्पायर के साथ पेशवास की एक बहुत बड़ी इंटीग्रल हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और पेशवास, एक्चुअली पेशवा ये जो वर्ड होता है ये प्राइम मिनिस्टर, मराठी में मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, लेकिन बाद में वो एक टाइटल जैसा बन गया, वो एक किंग। तो जब ये चल रहा था तब किंग ऑफिशियली भी था ना मराठास का, शाहू महाराज। और उसके बाद भी जो शाहू लास्ट जो था 1818 में जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसमें वो एक एक किंग था ऑफिशियली, लेकिन उसके पास कोई पावर्स वगैरह नहीं थी। सारी पावर और कंट्रोल जो था एक पेशवास के अंडर में था। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे, बालाजी बाजीराव, बाजीराव विश्वनाथ, बाजीराव वन टू, महादेव राव, ठीक है, नाना फडणवीस का रोल। नाना फडणवीस नॉट वाज नॉट ऑफिशियली a पेशवा, बट जब उसकी भी कहानी को अगले चैप्टर में करनी, तो उसमें हाउ ही बेसिकली administered everything and controlled, expanded the Maratha power। वो एक्चुअली अपने आप को मराठा उसके अंडर ही समझते थे, लेकिन रियल पावर उनके हाथ में थी। ओके, पेशवास के हाथ में। तो इसी, अब मराठा, देखो मराठा पावर भी बड़ी एक्सपैंड हुई। यानी एक टाइम था जब दक्कन यानी इवन कर्नाटक से लेके तो ऑलमोस्ट इन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान मराठा एम्पायर था। ओके, तो एंड इधर भी बंगाल तक, इधर बंगाल तक यानी ह्यूज पार्ट वाज अंडर मराठा कंट्रोल, जो उसका पीक ऑफ ग्लोरी का पीरियड था। बट लेटर ऑन इट हैड टू डिक्लाइन। उसका सिंपल रीजन ये था दैट so far
Maratha Empire expanded by defeating whom? The people like them, technologically, culturally, or otherwise. Okay. But when it comes to a fight between an extremely formidable force, which was present here, that was the British, then Marathas were no match. प्लस इनके ढेर सारे, उनमें बहुत सारे फैक्शंस भी बन गए थे। उसमें सिंधियाज थे, होलकर्स थे, भोसलेज। ओके, तो ऐसे उनके अलग अलग फैक्शंस भी थे। तो ब्रिटिश की तो शुरू से ही वो एक पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, और इधर अपने साथ एक को लेके दूसरे को हराना, दूसरे को लेके तीसरे को हराना। ओके, तो ये जो है ना उनकी शुरू से ही पॉलिसी थी, वो उन्होंने चलाई। और इस हिसाब से धीरे धीरे करके वो मराठा एम्पायर को भी पूरा निगल गए। सो देर वर थ्री वॉर्स फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड द मराठास। ओके, फर्स्ट दे आर फेमसली नोन एज द एंग्लो मराठा वॉर्स। ठीक है, तो ये एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में भी आगे के चैप्टर्स में करना है। ओके, देन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल उस समय की कैसी थी? तो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया की मासेस की न पहले कभी अच्छी थी ना आज अच्छी है। ओके, तो वो तो बेकार ही थी मासेस की। लेकिन इसमें इसमें एक्चुअली क्या था कि मराठा एम्पायर के टाइम पे इनके कई सारे जो सरदार थे, मराठा सरदार जिनको बोलते हैं, इनके पास कई सारे इंडिपेंडेंट पावर्स और अथॉरिटीज थी। अब ये सब पेशवा को देवर मराठास बाय कास्ट, पेशवास और ब्राह्मण्स। ओके, नाउ दे ओड देयर allegiance टू द पेशवा एंड पेशवा फाइनली टू द मराठा किंग। बट ये इनके पास कई सारे इंडिपेंडेंट पावर्स और ये थी, तो ये कैसा ना कई बार अपना भी चलते थे, यानी इनको ये सेंट्रल अथॉरिटी से नहीं करते थे, वहां से जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो अपने ही पास रख रहे हैं, आगे नहीं पहुंचा रहे। ऐसे टाइप के भी काम होते थे। तो एक्चुअली कैसा था, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट स्ट्रीमलाइंड। जैसे कि एक ब्रिटिश कैसे एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना काम करते थे, उन्होंने यहाँ पे रूल ऑफ लॉ लाया, है ना, उन्होंने कोर्ट्स, जुडिशरी, ये सब सिस्टम्स कहाँ थे इंडिया में? डेमोक्रेसी। ओके, खैर डेमोक्रेसी और ये सब तो बाद की बात है, ये तो बाद में है इंडिया में धीरे धीरे करके थ्रू वेरियस एक्ट्स, जब से इंडियंस को भी इंक्लूड करना शुरू किया। लेकिन अदरवाइज ये जो पूरा सिस्टम चल रहा था, ये ये एक मोरिबंड और इन बैकवर्ड लुकिंग बैकवर्ड सिस्टम ही था कंपेयर टू द व्हाट व्हाट ब्रिटिश हैड इन इंडिया। तो ऑब्वियसली इनको तो हारना ही था। तो ये जो इनकी जो, अब कैसा होता है ना, जब टर्मोइल का पीरियड होता है तो इसमें हमेशा मासेस सफर करते हैं, टैक्सेशन एकदम से बढ़ जाता है, वॉर्स बहुत कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, तो वॉर, हाउ आर वॉर्स फाइनेंस्ड? और वॉर्स वुड बी फाइनेंस्ड बाय टैक्सेस। सो द पेजेंट्री, द फार्मर्स एंड कॉमन पीपल वर ओवरबर्डन विद टैक्सेस। ओके, और पहले जमाने में कैसा था, द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ गवर्नमेंट, ठीक है, इट वाज व्हाट, उसको उसको द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट वाज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल टैक्सेशन। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्सेज है ना, टैक्सेशन इज वन ऑफ देम, टैक्सेशन इज वन ऑफ देम। एग्रीकल्चर तो उल्टा फ्री है, अभी टैक्स फ्री है, एग्रीकल्चर इज टोटली टैक्स फ्री राइट नाउ। ओके, तो ये जो सिस्टम है, अब उस समय का तुम्हारा मेन सोर्स ही, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही एग्रीकल्चरल टैक्सेशन, अभी नहीं है। अभी गवर्नमेंट की तो कितनी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, बीएचईएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, सारी ऑयल रिफाइनरीज, और इतनी सारी ये प्रॉफिट कमाती है, ये भी तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ अर्निंग है। ठीक है, प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज से टैक्स लेती है, कॉर्पोरेट से टैक्स लेती है, एग्रीकल्चर से तो टैक्स लेती भी नहीं है। लेकिन उस जमाने में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो मुगल्स का रीन हो या और पुराने जमाने में गुप्ताज का हो या मौर्यास, किसी का भी, उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या था? थ्रू एग्रीकल्चरल टैक्सेशन। तो जब कंटिन्यूसली वॉर्स और टर्मोइल्स होते रहते हैं, तो हमेशा वॉर इज ऑलवेज अ ड्रैग ऑन द इकोनॉमी, और उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये हमेशा होता रहता था, तो ऑब्वियस ही बात है कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी तो रहेगी। ये तो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई। सोशल कंडीशंस की जहां तक बात करें, तो इंडियन सोसाइटी टिल इंडिपेंडेंस एंड इवन टुडे हैज नॉट इवॉल्व्ड द वे सोसाइटीज हैव इवॉल्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। जैसे कास्ट सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था इंडिया में थी, फिर द स्टेटस ऑफ विमेन वाज प्रीटी लो, द स्टेटस ऑफ एजुकेशन,
एजुकेशन यहाँ पे था, बट इट वॉज कन्फाइंड ओनली टू सम अपर कास्ट. इट वॉज नॉट अ सिस्टम ऑफ मास एजुकेशन. इनफैक्ट मास एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया में ब्रिटिश ओनली. जो गांव गांव में भी जो स्कूल खुलने शुरू हुए वो ब्रिटिश के टाइम पे हुए. किसी भी एम्परर ने कोई स्कूलिंग और एजुकेशन के ऊपर ये नहीं किया. एजुकेशन एक था, मुस्लिम्स में भी था, हिंदूज में भी था, बट इट वॉज कन्फाइंड टू अ वेरी सिलेक्ट एंड इलीट ग्रुप ऑफ पीपल, बोथ द रिलीजियस कम्युनिटीज. है कि नहीं? तो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया की इंफीरियर थी काफी, कंपेयर टू व्हाट दे वर इन यूरोप इन दोज डेज. है ना? यूरोप एक मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा था. यहाँ पे तुम पुराने जमाने में हो, इनवर्ड ओरिएंटेशन और अंधविश्वास, मतलब पैरोकियलिज्म, पैरोकियल एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, वो सारे उसमें तुम इंडियन सोसाइटी पड़ी हुई थी. अभी भी है, अभी भी कोई बहुत आगे नहीं बढ़ी. ओके. देन एजुकेशन, एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल लाइफ. तो इस पार्ट में जो था वो हमने उसकी बात कर ही दी है. तो देन वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज European penetration and the British conquest of India. So in this chapter basically you have to learn कि कैसे बाकी की यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई और कैसे ब्रिटिश ने प्रिवेल किया. तो दिस वाज अ सिस्टम इन दिस न्यू फेज ऑफ यूरोप ईस्टर्न ट्रेड स्टार्टेड. तो पहले पहली बात तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे वो ट्रेडिंग करने आए थे, जस्ट लाइक बाकी यूरोपियन कंपनीज जो है वो ट्रेडिंग कंपनीज थी ना. ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ट्रेडिंग कंपनी. मैंने जस्ट लाइक ट्रेडिंग कंपनी कौन सी होती है? व्हाट इज अ ट्रेडिंग कंपनी? जो माल उधर का इधर बेचेगी, इधर का लेके जाके उधर बेचेगी. ये काम करने वो इंडिया आए थे. और उनको पहली बार जहांगीर ने परमिशन दी थी टू सेटअप अ फैक्ट्री एट सूरत. तो ये जो सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब ये मत सोचना फैक्ट्री ये वर्ड आएगा इस बुक में कई बार. तो फैक्ट्री मतलब कोई जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको फैक्ट्री नहीं बोलते. फैक्ट्री इज बेसिकली एन इनक्लोज्ड एरिया जो तुम्हारे ऑलमोस्ट मालिकाना हक होगा उस पे. उसमें तुम अपने ट्रूप्स भी रख सकते हो, अपना सामान, अपने गुड्स. है ना? इट्स लाइक इट वुड बी फोर्टिफाइड. उसको फैक्ट्री बोलते हैं. तो इसकी परमिशन पहली बार जहां एम्परर जहांगीर ने दी थी ब्रिटिश को, और बाकियों को भी मिली थी. तो ये जो इनिशियली इंडिया में आए, ये इंडिया में क्या करने आए थे? इनफैक्ट जो सर थॉमस रो जो आया था जहांगीर की कोर्ट में, उसने तो ब्रिटेन में जाके ये रिपोर्ट किया था कि हम यहाँ पर इंडिया में कुछ नहीं बेच सकते. यानी अपने पास ऐसा कुछ है. तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी माइंड यू. जब जहांगीर था तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई नहीं थी. फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स नहीं थे ब्रिटेन के पास. तब उसने तो ये बोला था कि अपने पास ऐसा कुछ नहीं जो हम इंडिया में बेचेंगे. हम सिर्फ यहाँ से लाके अपने कंट्री में बेच सकते हैं. ओके. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर और आगे भी इवन 18th सेंचुरी तक इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी में शेयर 28% तक रह चुका है. 28%, पूरे वर्ल्ड के जीडीपी. ओके. यानी जीडीपी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. ओके. तो इन अ गिवन ईयर, तो इतने गुड्स एंड वर्ल्ड के 28% गुड्स एंड सर्विसेज अकेले इंडिया में प्रोड्यूस होते थे. बट इंडियन इकोनॉमी डिड नॉट catapult itself to इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी. है ना? तो जहां जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, तब ये सब पीछे हो गया. ओके. और वो होना ही था. तो अभी देखा जाए तो ये जो इन लोगों ने लीड लेके रखी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑनवर्ड्स, वो लीड इनकी कंटिन्यूस अभी भी चली रही है ना, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. पहले मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग आगे थे, फिर बाद में आईटी सेक्टर में ये अभी भी आ गई है. तो अभी भी देखो ना, सारे कंप्यूटर्स के सर्वर्स वगैरह ये सब सब यूएसए, ब्रिटेन और यहाँ पे बेस्ड. ओके. और या फिर सिंगापुर में. इंडिया में तो कोई उसके ये भी नहीं है मेन जो सर्वर है, बड़ी बड़ी होस्टिंग जिस पे होती है. तो इनमें इसमें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो उसमें भी सारी लीड उन्हीं के पास है. इंडियंस ने थोड़ी बनाया है चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो रिसर्च. इंडिया में भी कुछ कंपनीज आ रही है उसमें, लेकिन वो सब उन्हीं का है. तो वो उनका जो गैप, उन्होंने जो लीड बनाई हुई है वो कंटिन्यूसली रहेगी. इंडिया कितना भी आगे जाएगा, कभी तब भी कभी भी इनसे आगे नहीं जाएगा. बिकॉज दैट
वो जो लीड है वो बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कवर करना। अब आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन इन द नियर फ्यूचर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स तो भी ये डेवलपिंग कंट्रीज कभी इनके मैच, इनकी स्टेटस ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर होती जाएगी, लेकिन ये उसके इक्वल नहीं आएंगे। वो वो जो गैप बना हुआ है वो हमेशा रहेगा। ओके। देन एक तो उनका सिंपल ये है कि दे आर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज विद वेरी लेस पॉपुलेशन। ओके। इंडिया अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है कल को, मतलब यूएसए, चाइना और फिर इंडिया अगर बनती है, तभी उसका कोई फायदा नहीं है ना। वो तो इसलिए बनेगी क्योंकि यहाँ का डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतना है, तो अब हर कोई कपड़े तो पहनता ही है, हर कोई खाना तो खाता ही है, तो जीडीपी तो बढ़ती रहेगी ना, लेकिन उसकी ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी कभी। तुम उसको सीधा जीडीपी के फिगर को जब पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो यही कहानी खत्म हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम जवाब। ओके। तो ये जो लीप है वो उन्होंने अभी भी लेकर तब से ली है, वो लीड जो है वो तब ली थी, वो अभी भी चल रही। ओके। तो ऐसे करके देन द ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस 1600 टू 1714। तो ये पूरा एक 100 साल का जो पीरियड था, इसमें उन्होंने अपना धीरे धीरे ट्रेड बढ़ाया, सेटलमेंट शुरू किए, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पावर गेन करना शुरू किया। तो पॉलिटिकल पावर है, इजंट इट अमेजिंग? यानी तुम आज की डेट के हिसाब से सोचो कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इंडिया की वन ऑफ द कॉर्पोरेट्स है, ठीक है, ये अफ्रीका में किसी में कोई ट्रेड करने गई और वहां पे पॉलिटिकल पावर हासिल करी। हाँ, ये टाटास ने किसी कंट्री, साउथ अमेरिका में किसी कंट्री में ट्रेड करने के लिए गए, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, और वहां पे पॉलिटिकल पावर ले ली। ऐसे ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ, यहाँ पे वो आए थे बिजनेस करने और यहाँ पे पॉलिटिकल मास्टर्स बन गए। ओके। तो इसका जो, इसकी जो बुनियाद हुई, रखी गई, ये शुरुआत कैसे हुई, ये धीरे धीरे यहाँ से शुरू हुई। ओके। देन एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया, तो दिस हमने जो प्रीवियस चैप्टर में जिसकी बात की, दैट इज द कार्नेटिक वॉर्स। तो दो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स इंडिया में हुए, और इन्हीं वॉर्स के बारे में हम अगले आगे इस चैप्टर में तुमको डिटेल में करना है। देन ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, तो ये सारे वही जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब चीजें इसमें। देन द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। तो नॉट बाय डुअल सिस्टम मतलब ये था कि वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के रूलर के पास थी वेलफेयर करने की, और टैक्सेशन की सारी पावर्स इनके पास, फाइनेंशियल। तो ये सिस्टम तो इट इज, दिस सिस्टम इज बाउंड टू फेल। ओके। दिस सिस्टम कैन नॉट सस्टेन ना। इनफैक्ट वो धीरे धीरे फिर उन्होंने उसमें चेंजेस लाके उसकी सारी पावर्स खत्म कर दी। इसके ऊपर ब्रिटेन में भी लॉज पास हुए डुअल सिस्टम वगैरह खत्म करना, क्योंकि उसमें पब्लिक का नुकसान हो रहा था। एक्चुअली सी ब्रिटिश वांटेड टू रूल इंडिया, बट दे आल्सो मेड श्योर दैट हाउ मच यू कैन एक्सप्लॉइट, यानी इस हद तक नहीं कि तुम्हारे सर पे चढ़ जाए, तुमको आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। और ये तो उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली इंडिया को पे कब्जा भी किया और उस पर रूल भी किया। ओके। यहाँ पे जो भी गवर्नर जनरल्स वगैरह आते थे ब्रिटिश, वो ऑर्डिनरी लोग नहीं होते थे, मतलब वो उन्होंने पहले भी कहीं बड़ी बड़ी महारत हासिल की होती थी, ऐसे लोग ही इंडिया में डिप्यूट होते थे। ओके। और एंड दे मैनेज्ड एंड ran the administration in an extremely professional manner. ओके। मतलब एज इफ इतना इतना ध्यान से कोई किंग भी नहीं करेगा, यानी जो किंग रहता ना वो भी इतना इंटरेस्ट लेके और ऐसा नहीं करेगा वो लोग, लेकिन वो लोग करते थे। उनका 5-5 साल का टेन्योर रहता था, कईयों को एक्सटेंशन मिलता था, लेकिन वो लोग उसको बहुत प्रोफेशनली चलाते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, एंड एवरीथिंग वाज डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। ठीक है। तो इस वजह, यही तो उनका सबसे बड़ा बेनिफिट था। यहाँ पे कैसे किंग है, पता नहीं उसका बेटा है वो केपेबल है नहीं है, वो भी गद्दी पे बैठ गया, ठीक है, वो चला रहा है। मुगल के साथ क्या हुआ था, जो उसके सक्सेसर्स आए औरंगजेब के, वो सब सारे इनकेपेबल थे, फिर भी वो एम्परर थे। ऐसे वो, तो ब्रिटिश के साथ ऐसा थोड़ा, ये कितना बड़ा एडवांटेज है, सोचो जो हेड पे है वो एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, वो एक प्रोफेशनल है, समझ गए? वो भी किंग नहीं, उसका बेटा गवर्नर जनरल नहीं बनने वाला, उसको एक मिशन, और वो खुद भी उसको पर्सनली एक मिशन की तरफ काम करते थे, मिशन मोड पे काम करना बोलते हैं ना जिसको।
वो एक मिशन लेके आए थे कि हमको इंडिया पे रूल करना, इंडिया में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज हासिल करनी। तो इस मिशन से और इस एम्बिशन से जब कोई आता है, तो ऑब्वियसली उनका उनका सक्सेस रेट तो बढ़ना ही है। ओके, नाउ देन वॉर्स अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द ऑफिशियली द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, नॉट गवर्नर जनरल, ही वाज गवर्नर ऑफ बंगाल। तो 1772 से 1885 तक इसका रूल था। देन कॉर्नवालिस उसका सक्सेसर था, 86 से 93। तो इनके अंडर भी कई सारे वॉर्स हुए। अब नाउ कॉर्नवालिस ये कौन था? ये जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तो ये उसका इंचार्ज था यूएसए। इंडिया में जो भी गवर्नर जनरल आते थे वो ऐसे बड़े बड़े लोग, अब जैसे लॉर्ड डफरिन था, मुझे सबका तो अभी याद नहीं है, लेकिन जैसे लॉर्ड डफरिन, ही वाज बिफोर बिकमिंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ही वाज इंचार्ज ऑफ ऑल द ब्रिटिश चाइना अफेयर्स। ठीक है। अब लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन जो था, ये he was in charge of the entire British Royal Navy fleet of South Asia Pacific का इंचार्ज। when he was appointed as गवर्नर जनरल, उससे पहले जो उसकी पोस्टिंग थी, उसके अंडर में तब 10 लाख ट्रूप्स उसके अंडर कमांड में थे। समझ गए? उसके पहले जो था बेवल, लॉर्ड बेवल, तो वर्ल्ड वॉर 2 में ही वॉज इंचार्ज ऑफ द एंटायर नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीकन ऑपरेशन अगेंस्ट द नाजीज। फिर वो उसको कमांडर इन चीफ करके यहाँ पे भेजा था इंडिया में, दैट इज कमांडर ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस इन इंडिया, एंड देन ही वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो लोग आते थे यहाँ पे, वो एक्सट्रीमली केपेबल, मेरिटोरियस और सक्सेसफुल लोग होते थे। और ये लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सट्रीमली प्रोफेशनल वे में चलाते थे। और नो वंडर दे वर गेटिंग सक्सेस आफ्टर सक्सेस। ओके, देन एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेलेस्ले, ये उसके बाद का ये था। देन अंडर हेस्टिंग्स। तो ये इन लोगों ने फिर कैसे धीरे धीरे करके अपना एक्सपेंशन शुरू किया। नाउ दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन ब्रिटिश, स्पेशली सिंस वॉरेन हेस्टिंग्स, तो दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन ब्रिटिश आल्सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट started clipping wings of East India Company in India। तो उसका मेन रीजन क्या था? एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गेटिंग फैबुलसली रिच टू द एक्सटेंट दैट इट वाज क्रिएटिंग अ हेवॉक इन ब्रिटेन। वो उनके लिए मेन कंसर्न था। यानी ऐसा हो रहा था कि ये वहां पे एक्विजिशंस कर रहे थे दूसरी कंपनी से, पैसे बहुत कमा रहे थे इंडिया से, इफरात। तो वहां पे दूसरी कंपनीज को खा रहे, वहां के बाकी। अब देखो, डेमोक्रेसी में या इसमें कैपिटलिस्ट की बहुत बड़ी लॉबी रहती है। तो पार्लियामेंट में इनका बहुत ये था, इनके रिप्रेजेंटेटिव ये बोलते थे कि ऐसा कैसे, ये। और फिर तो इस हद तक ये चले गए कि दे इवन स्टार्टेड बाइंग एमपीज इन हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके, एमपी की सीट खरीद रहे हैं ना। फिर तो एक मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई कि एक टाइम तो ऐसा आएगा कि ब्रिटेन ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चला जाएगा, इंडिया तो है ही। ओके, सो नाउ इट वाज हाई टाइम दैट द ऑपरेशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया मस्ट बी रेगुलेटेड। तो इसीलिए पहला जो ब्रिटेन में एक एक्ट पास हुआ था, दैट वाज कॉल्ड द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वो इसी के लिए पास हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे रेगुलेट किया जाए इंडिया में। तो उसके सारे प्रोविजंस, वो सारे एक्ट्स को हम पूरा एक साथ बाद में करेंगे। और वो इस किताब में वैसे भी उन एक्ट्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया होगा। ओके, तो उसके बाद जैसे फिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आया, तो ये सब इनके पीरियड में आते रहे। अब 1818 टू 1857 का जो पीरियड था, दिस वाज अ पीरियड व्हेन ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। नॉट ऑलमोस्ट, द एंटायर कंट्री वाज फ्रॉम बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान टिल इधर बर्मा के एंड तक। बर्मा जो है प्रेजेंट म्यांमार, इट वाज रूल्ड एज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया, उसमें उसको सेपरेट किया। अगर मान लो उसमें उसको सेपरेट नहीं करते, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के साथ बर्मा भी इंडिया का ही पार्ट बन के इंडिपेंडेंट हो। समझ गए?
तो इस वजह से इन लोगों ने अपनी कंसोलिडेशन शुरू कर दी ना। आई टोल्ड यू दैट 1803 तक दिल्ली पे तो ऑलरेडी कब्जा हो गया था। इन 1840s पंजाब वाज फाइनली एनेक्स्ड 1848 में। और उसके बाद इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल हो गया। और वाई दिस 57 ईयर इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये एक पहला ईयर, ये एक ऐसा साल था जिसमें एक ब्रिटिश रूल को सबसे बड़ा झटका बैठा। ठीक है, बिकॉज द रिवोल्ट हैपेंड। रिवोल्ट है, यू कांट कॉल इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 पे भी अपना एक ब्लॉग है, उसको जरूर पढ़ना। और उस पे कई सारे रिसर्चेस हुए थे। वो बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन दिस वाज अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ऑल द पीपल इन्वॉल्व, ऑल द forces involved, they were basically fighting for their own interests. ओके, और दूसरा ये इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, ये नॉर्थ इंडिया में ही कन्फाइंड था। वो भी पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं, वो जो गैंजेटिक प्लेन एरिया, यूपी, बिहार, बंगाल, थोड़ा बहुत इधर पंजाब, थोड़ा बहुत, बस इतने एरिया में ही था। पूरे इंडिया लेवल पे थोड़ी ना था। और प्लस उसको उसके फेल होने के बहुत सारे रीजन थे कि उनके साथ सुपीरियर फोर्सेस थी। सबसे बड़ा एडवांटेज जो ब्रिटिश को था उस समय वो था कम्युनिकेशन का, बिकॉज टेलीग्राफ वॉज ऑलरेडी देयर इन इंडिया। और एक टाइम ऐसा आ गया था उसमें एक दिन भी अगर वो उनकी रीइंफोर्समेंट्स आती नहीं ब्रिटिश की, तो द गेम वुड हैव बीन ओवर। लेकिन उनके पास जो टेलीग्राफ सिस्टम था, उससे वो मैसेज पहुंच गए जहां पहुंचने थे, और ट्रूप्स आ गए राइट टाइम पे। कि खैर उसके बाद उसके पूरे डिटेल्स तो इसका इसके लिए एक पूरा अलग से चैप्टर ही है बिपिन चंद्रा, वो उसमें करना है। ओके, देन देन कम्स द कंसोलिडेशन। तो ये यहाँ तक इन्होंने कंसोलिडेट किया। 1857 में झटका बैठा, 1858 में एक नया एक्ट आया। नाउ दिस एक्ट वाज नॉट नो मोर कॉल्ड चार्टर एक्ट। It was not any charter for regulating the activities. Now it was for finishing East India Company in India. तो रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आया, उसमें फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ऑपरेशंस इंडिया में बंद हो। ओके, फिर उसके जो प्रोविजंस है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो पहले थे उनका क्या हुआ, वो सारी चीजें, वो एक अलग ये बात है, वो इस चैप्टर में नहीं है। लेकिन 1858 ऑनवर्ड्स यहाँ पर द एंटायर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन ऑफिशियली। ब्रिटिश क्राउन मतलब अंडर द किंग। Now this would be called His Majesty's government. In henceforth it would be called His Majesty's government in India. वहां पर अभी भी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिज मैजेस्टीज या हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट ही बोलते, क्योंकि वहां पे उन्होंने मोनार्की रखी हुई है। ओके, ब्रिटेन इज, यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ रिपब्लिक, इट इज स्टिल अ मोनार्की। ओके, रिपब्लिक और मोनार्की में ये डिफरेंस होता है कि रिपब्लिक में जो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। ठीक है, वहां पे वो हेरिडिटरी। ऑफिशियली द एंटायर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और ब्रिटिश क्राउन में वो जाने के बाद से जो इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था ये ब्रिटेन से चलता था, थ्रू द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। तो जो यहाँ का गवर्नर जनरल होगा, ही वॉज सपोज टू रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स वॉज कैबिनेट रैंक मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड टू दैट पोस्ट, द सीनियर कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, and who would discuss Indian matters with the cabinet and then finally throw orders to the governor general, and then that would be implemented in India. ओके, अगर तुमको 1947 से पहले जो भी इंडिया इमेजिन करना है हिस्ट्री पढ़ते समय, या इवन एंशियंट टाइम से भी जो भी तुमको इंडिया इमेजिन करना है वो अनडिवाइडेड इंडिया इमेजिन करना है, यानी जिसमें प्रेजेंट डे पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, ये सब 47 के बाद ही पार्टीशन हुआ ना। इंडिपेंडेंस के साथ पार्टीशन हुआ, तब से अपना प्रेजेंट डे इंडिया है। तो हिस्ट्री में जब भी तुम इंडिया के बारे में बात कर रहे हो या इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू इमेजिन दैट एंटायर इंडिया विच इंक्लूड्स प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ओके, हाँ, तो ये था। देन द नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका, दैट इज चैप्टर नंबर 4। सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1857। तो इनके गवर्नमेंट का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा था, ये इसके ऊपर चैप्टर। ओके,
तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी? अब उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी तो सिंपल, स्ट्रेट एंड सिंपल ये थी दैट दे वांटेड टू प्रमोट ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। ठीक है। तो अब वो कैसे? इंडिया वॉज, इसको कॉलोनियलिज्म क्यों बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म का मतलब, व्हाट इज अ कॉलोनी? कॉलोनी का मतलब क्या होता है? नाउ यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? Colonialism means that it is not a actual part of, like, people won't have the same rights as your original country. Okay. And that territory would be used as a source of raw material to to be fed to the industries that were in Britain. So India एक source of raw material था। ठीक है। रॉ मटेरियल यहाँ से ब्रिटेन जाएगा, वहां से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनेंगे और वो यहाँ पे इंडिया में आके बिकेंगे। ओके। तो उस चक्कर में यहाँ की कई सारी जो इंडस्ट्रीज थी, हैंडलूम इंडस्ट्रीज और बाकी, वो सारी भी बंद होनी शुरू हो गई। उसका सिंपल रीजन ये है कि जो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के भी होते हैं, प्लस वो सस्ते भी होते हैं। अब तुमको सस्ता भी मिल रहा है और अच्छा भी मिल रहा है, तो कौन कोई वो क्यों खरीदेगा? खादी है, खादी जो रहती है वो खादी एक तो महंगी रहती है, अभी भी, अभी भी खादी महंगी रहती है। और प्लस वो अगर आयरन नहीं रही, प्रेस्ड, प्रेस करके नहीं रखी, उसको पहना तो वो बहुत अच्छी नहीं दिखती। जो पॉलिटिशियंस खादी के कपड़े पहनते हैं ना, वो प्रेस्ड ही नहीं रहते, वो स्टार्च भी रहते हैं, ऐसे क्रिस्प रहते हैं ना उनके कपड़े, क्रिस्प एकदम। उसको स्टार्च और इसके उससे वो अच्छी दिखती है, तो वो एक ओवरऑल ही खर्चा ज्यादा है ना, कपड़ा भी महंगा है, उसके पीछे तामझाम भी ज्यादा है। तो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स में और इसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे धीरे धीरे ऑब्वियसली जब सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स तुमको सस्ते मिल रहे हैं, तो तुम महंगे प्रोडक्ट्स क्यों खरीदोगे, भले ही वो इंडिया के, इसलिए थोड़ी ना खरीदोगे। तब इंडियन में कौन सा पैट्रियटिज्म था कि अरे नहीं ये तो फॉरेन का, हमको यही का लेना चाहिए? अभी भी नहीं है वो तो। ठीक है। वो कितनी मुहिमें चलती है, चाइना का माल माल बैन करो, बैन करो, ठीक है, हर कोई सोचता भी अरे नहीं चाइना का, नहीं, जब दुकान जाते तो बराबर चाइना का सस्ता मिल रहा है ना, खरीद के लिया। ओके। तो वो वैसे नहीं रहता, हर कोई अपनी जेब देखता है। ओके। हाँ, तो वो बेसिकली इनकी जो सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो उसी से रिलेटेड थी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये करना है, दैट इज द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। नाउ ब्रिटिश हैड टू इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्म पॉलिसी। बेसिकली जो पॉलिसी उनका जैसे जैसे रूल एक्सपैंड होता गया, उसके साथ साथ इन पॉलिसीज में भी इवोल्यूशन आता गया। तो जैसे पहले जो बंगाल में आया था, दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, देन द रैयतवाड़ी सिस्टम है, महालवाड़ी। तो महालवाड़ी सिस्टम पहले आया, देन बाद में रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन सदर्न पार्ट्स, महालवाड़ी वाज मोस्टली इन नॉर्दर्न पार्ट्स। और इधर इस साइड में, ईस्टर्न साइड में, बंगाल, बिहार, इस साइड पे आसाम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे इसको डिजाइन किया था, उसके क्या, उसको कैसे वो इवोल्यूशन हुआ और कैसे वो इम्प्लीमेंट हुए और उसके क्या पॉजिटिव पार्ट्स थे और क्या ड्रॉबैक्स थे। तो ये इन तीनों पे अपनी वेबसाइट पे उसके ब्लॉग्स है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, वो हम क्लास में भी देख लेंगे। देन इसका नेक्स्ट चैप्टर है द फिफ्थ चैप्टर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड द कल्चरल पॉलिसी। ऑलराइट। तो अब ये, सी नाउ आई व्हाट आई टोल्ड यू वाज that you have, from this chapter you have this part, you have to study only till chapter 4. Sorry, from this book you have to study till chapter 4. तो उम्मीद है ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जब ये चारों चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपका इतिहास अच्छे से कंसोलिडेट होगा। और आने वाले चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। आप इस लिंक पे अभी भी क्लिक करके इसको कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद और जय हिंद।